हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है रिफ्लेक्शन के कुछ पुराने साल के क्वेश्चन भी देखे थे, मिरर फार्मूला भी देख लिया था हमने, साइन कन्वेंशन भी सीख लिया था। तो वही सेम पैटर्न पे हम फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि जो चैप्टर होता है ये रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे नंबर्स के आते हैं। ठीक है रे ऑप्टिक्स और वी ऑप्टिक्स दोनों कंबाइन करके बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब एक अलग सेट है, मतलब यूनिट वाइज अलग एक यूनिट है पूरी, और इससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो ईजी है चैप्टर, मार्क्स गेनिंग है। बस सिर्फ क्या है, छोटा सिर्फ 3 टॉपिक में चैप्टर बटा हुआ है। रिफ्लेक्शन है, जिसमें रिफ्लेक्शन लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, मिरर से। तो सारी मिरर से रिलेटेड चीज़ जो है वो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी लेंस की बात हो रही है। ठीक है, प्रिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो लेंस और प्रिज्म के लिए हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, एंड लास्ट में फिर हम लोग उसी को, जितना भी हमने लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वगैरह देखा है, उसी को हम यूज़ करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। यह हमारे पास लाइट है, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये आई। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि लाइट रिफ्लेक्ट करके चली जाती थी। ठीक है, यानी जिस मीडियम से आ रही उसी मीडियम में चली जाती थी। मगर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि लाइट आएगी और एंटर कर जाएगी मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ से ये बना नॉर्मल। ठीक है, तो ये जिस मीडियम से आई दूसरे मीडियम में चली गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ इक्वल होता था। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल था, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग होता है, इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब कोई भी लाइट अगर किसी भी सरफेस पे आती है, तो जनरली जो होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे वाटर सरफेस पे लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा और रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। यानी जो जनरली प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं, जैसे ये वाटर सरफेस है, इसे कुछ कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी और कुछ रिफ्रैक्ट भी होगी, मगर यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, सी आई रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लाइट का पाथ होना चाहिए था ऐसे, तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, मगर ये थोड़ा सा बेंड कर गई टूवर्ड्स नॉर्मल, तो हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल वो प्लेन होता है जो परपेंडिकुलर होता है मीडियम के सरफेस के, जो मीडियम के परपेंडिकुलर जो एंगल प्लेन होता है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर गई। तो ये सब चीज़ आगे देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग of a light when entering into another medium। तो जो बेंडिंग होती है लाइट की, वो आगे भी हो सकती है, टूवर्ड्स भी हो सकती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, कभी भी रेयरर मीडियम से, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएंगे, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ये एयर है, ठीक है, और ये वाटर है। सो एयर जो होता है वो रेयरर मीडियम होता है, यानी वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो वो इतना घना नहीं होता। अगर हम बोले डेंसिटी के टर्म में, तो इतना डेंस नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे हम पानी की बात करें तो पानी मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होते हैं, तो इसको और ज़्यादा डेंस होता है। और अगर हम बात करें ग्लास की, जैसे हमारे पास है एयर, वाटर और ग्लास, तो देखो एयर में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है तो गैस। ठीक है, एयर गैस होती है, वाटर में पार्टिकल तो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये है वाटर, और गैस में, सॉरी ग्लास में और ज़्यादा क्लोज क्लोज होते हैं। ठीक है, सो क्योंकि ये सॉलिड है, तो जब लाइट आएगी वाटर में तो क्या होगी, हल्का सा और बेंड हो जाएगी, जब ग्लास में आएगी तो और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो यानी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ज़्यादा वो लाइट मोड़ेगी। ठीक है, तो जब रेयर से डेंसर में जा रही है, देखो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो कहाँ मोड़ रही है, टूवर्ड्स। कहाँ मोड़ रही है, टूवर्ड्स। यानी जब रेयरर से डेंसर में जाएगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। देखो जैसे जाना चाहिए था इसको ऐसे, तो रे ऑफ लाइट आई, जाना चाहिए था ऐसे, मगर देखो कहाँ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ, है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। और यहाँ उल्टा होगा, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो आगे चली जाएगी, डेंसर से रेयरर जाएगी, कहाँ जाएगी, अवे। यानी जब डेंसर से रेयरर जाएगी, देखो ये डेंसर से जा रही है रेयरर, जाना चाहिए था इसको ऐसे, और ये देखो बेंड हो गई हल्का सा, अगर इसी को उल्टा वापस भेजे तो।
ठीक है, ये होता है लॉजिक, इसको याद रखना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन था उससे कुछ लॉस थे, वैसे रिफ्रैक्शन है उससे कुछ लॉ है, वही सेम दो लॉ है उसमें भी। देखो तो दो लॉ है, देखो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी जो तीनों रे हैं, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे वो रिफ्रैक्टेड रे हो, चाहे वो नॉर्मल हो, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगी। जैसे मान लो यहाँ पे एक वाटर की सरफेस है, लाइट अगर यहाँ से आएगी तो ये कौन से प्लेन पे हिट करेगी, टॉप, वाटर के टॉप पे। तो रिफ्रैक्टेड रे भी कहाँ से आएगी, वाटर के टॉप लेयर से। देखो दोनों रे कहाँ पे आ रही है, टॉप लेयर पे वाटर के ना, तो नॉर्मल भी हम यहीं पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो तीनों के तीनों रेस कहाँ है, इसी प्लेन पे फॉल कर रही है। ये प्लेन अगर देखें तो ऐसा कुछ प्लेन है ना, वाटर सरफेस है ना, तो क्या है, प्लेन है। अगर हम ऐसे बात करें, जैसे मान लो अगर हम बात करें ऐसा कुछ, यहाँ पास एक सरफेस है, उसमें अगर हमने तीन प्लेन काट दिया, एक प्लेन, दो प्लेन, ठीक है, तीन प्लेन। जैसे एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है, 3D में ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, ठीक है, जूम कर लो। लाइट अगर यहाँ पे हिट करेगी, ठीक है, तो यहाँ से बेंड करेगी, यानी हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं। अच्छा एक से थोड़ा सा और डिफरेंट में देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स शेप में है, तो मान लो अगर लाइट आएगी इस प्लेन में हिट करेगी, ठीक है, तो इसी प्लेन से निकलेगी भी, रिफ्लेक्ट भी करेगी। इसका मतलब ये है कि जिस प्लेन में, जैसे प्लेन का नाम देते ए बी सी डी, तो अगर ए बी प्लेन में लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ जाएगी, ए बी प्लेन से ही जाएगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट आके हिट करे ए डी प्लेन को और निकल जाए बी सी प्लेन से। ठीक है, ऐसा आपको पता है पॉसिबल नहीं है। लाइट जिस प्लेन को हिट करती है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे निकलती है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा, द साइन ऑफ एंगल ऑफ incident and sine of, यहाँ हम लिख सकते द रेशियो ऑफ, सेकेंड पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। हम बोलते हैं कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, यानी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, इसको, इस लॉ को, जो सेकंड लॉ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब ये कुछ इसमें से रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन 2013, 17 और 19 3 साल आए, पूछा है रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन एंट्री इनटू अदर मीडियम फ्रॉम वन मीडियम। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आती है तो बेंड करती है, मे बी टूवर्ड्स और अवे, नॉर्मल की तरफ मुड़े, नॉर्मल से बाहर मुड़े, उससे दूर मुड़े। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, द पहला लॉ को बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ही क्या है, एक ही प्लेन पे लाई करेगी। जिस प्लेन पे इंसिडेंट रहेगी उसी से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी और नॉर्मल भी उसी प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अगर से रेशियो ले लें साइन आई, ठीक है, बाय साइन आर, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। यानी ये मीडियम कितना ज़्यादा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का कितनी कैपेसिटी है लाइट को बेंड करने की, ऊपर में जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी यहाँ पे अगर एक लाइट एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो देखो हमने बोला एक मीडियम है हमारे पास, ये दूसरा मीडियम है, तो मान लाइट यहाँ से आई, ठीक है, ये लाइट आई एंड यहाँ पे भी लाइट आई। ठीक है, यहाँ पे लाइट आई इंसिडेंट की 45 डिग्री पे, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की 45 डिग्री पे। ठीक है, और इसने लाइट को बेंड करके मोड़ दिया 25 डिग्री पे। ठीक है, और इसने लाइट को बेंड करके मोड़ दिया 15 डिग्री पे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, लाइट बहुत ज़्यादा बेंड कर रहा है। देखो दोनों मीडियम में लाइट सेम एंगल पे इंसिडेंट कर रही थी, यानी अगर हम रिफ्लेक्टेडनेस लें तो इंसिडेंट तो सेम ही रहेगा, है ना।
साइन आई सेम ही रहेगा, साइन आर दोनों में चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। अब कौन ज़्यादा बेंड कर रहा है लाइट को, देखो ये 25 डिग्री पे बेंड कर रही है और ये 15 डिग्री, यानी ये बहुत ज़्यादा बेंड कर रही है। देखो जाना कहाँ पे था, चाहिए था इसको, यहाँ पे जाना चाहिए था इसको ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे 45 डिग्री से कितना मोड़ा 20 डिग्री, देखो जाना चाहिए था 45 डिग्री पे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, एक से थोड़ा साइड में लेते एग्जाम्पल। देखो जैसे ये लाइट थी, अगर इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब मगर लाइट यहाँ से कितने में बेंड हो गई, 25 डिग्री पे, यहाँ पे कितने में बेंड हुई 25 डिग्री में, यानी इसे कितना मोड़ा 45 से 25 क्या 20 डिग्री, और इसने कितना मोड़ दिया, इसने 15 डिग्री मोड़ा, यानी इसने 30 डिग्री मोड़ दिया। देखो ऑब्वियसली 45 डिग्री में जा रही थी, इसने 25 डिग्री तक कर दिया, तो इसने कम मोड़ा, और इसने देखो ज़्यादा मोड़ दिया, 15 डिग्री ही बचा एंगल, यानी ज़्यादा मोड़ है लाइट को, ये ज़्यादा मोड़ है लाइट को, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो यही होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं μ12 या n12, ठीक है। वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम पर जितना ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा, ठीक है। नोट करना चाहिए, कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगला टर्म जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम डिनोट करते हैं μ12 से या तो n12 से, डिफरेंट बुक में डिफरेंट सिंबल है, जिससे चाहे आप लिख सकते हैं μ12 से या n12 से हम डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी हमने बताया कि एक मीडियम में लाइट जो जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कि वो लाइट को कितना ज़्यादा बेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो भी लिखवाए तो वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक और डेफिनेशन मिल सकती है, इट इज रेशियो, क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो μ12 लिखा है ना, μ12, ठीक है, μ12 लिखा है, या तो μ21 कर लो इसको, μ21, ठीक है, μ21। लेट अस अज्यूम कि हमारा जो मीडियम 1 है वो एयर है और मीडियम 2 कोई भी ग्लास या कुछ और है, ठीक है। तो मीडियम 2 μ21 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बताते हैं उसको हम पहले लिखते हैं 2 1, ये हो जाएगा μ12, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is ratio of, it can be defined as ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। तो देखो एक मीडियम है हमारे पास, इसको मीडियम 2 बोल रहे हैं, इसको मीडियम 1 बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई डेंसर मीडियम है, लेट्स से वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एंड मीडियम 1 इज एयर, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है कि देखो हम कितने एंगल पे लाइट बेंड कर रही है उसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लाइट आई इंसिडेंट की और बेंड की, ठीक है, तो कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, कितने एंगल पे बेंड कर रही है, इसे तो हमने निकालना सीख लिया है कि जो μ21 होता है साइन आई बाय साइन, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमने निकाले क्लास में कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमको दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं कितना हमारा वो मीडियम लाइट को बेंड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कितना एंगल पे वो लाइट को कितना बेंड कर रहा है वो तुमको रिफ्लेक्शन एंगल देख पता चल जाएगा, है ना। रिफ्लेक्शन एंगल अगर छोटा होगा तो इसका मतलब लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है, रिफ्लेक्शन एंगल अगर बड़ा होगा तो लाइट को कम बेंड कर रहा है ना। जैसे मान लो यहाँ लाइट आई, ये एंगल बड़ा है तो इसका मतलब लाइट को कम बेंड किया, एंगल छोटा है इसका मतलब लाइट को ज़्यादा बेंड किया। यहाँ बात करें μ21 साइन आई बाय साइन आर होगा, ठीक है। इसने एक और टर्म बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, refractive index of medium 2 with respect to 1 can also be defined as the ratio of speed of light in medium, देखो speed of light in medium 1 by speed of light in medium, इसको हम ऐसे भी लिखा सकते हैं कि speed of light medium 1 में कितनी है
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, लेट्स से एयर में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद ही होगा, स्टार्टिंग में बताया था, ये आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इन एयर जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस पे क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, स्पीड ऑफ लाइट एक बता देगा, बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। अभी देखो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखेंगे। तो बहरहाल अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इतना दिया है और मीडियम 2 में आपको जितना भी दिया हो, जैसे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो भी दिया हो, तो आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो सकता है। देखो यहाँ पे मान लो लेट्स से हमारे पास आपके पास स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया। अब लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या है, मैंने बोला लाइट हैज ड्यूल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, तो वेव नेचर होगा इसके पास। तो जब लाइट वेव होगी तो इसकी खुद की कुछ ना कुछ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह होगी, है ना। तो इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो लाइट जो होती है हम लोग की विजिबल लाइट जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होती है वॉयलेट की, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये याद में चाहिए, लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है कि जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट होती है वो कितनी होती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, लास्ट में पढ़ा होगा, ठीक है, याद होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो μ2 1 हो जाता है वो होता है λ1/λ2, ये भी फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला जल्दी कहीं मिलता नहीं है, मगर इससे क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे, अभी आपको दिखाएंगे। तो ये भी याद रखना, वेवलेंथ जो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है λ1/λ2। λ1 λ2 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी अगर एक लाइट है वो मीडियम 1 में जा रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा चेंज हुई, है ना, उसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा चेंज हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, जो भी हुई, उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकता है आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों इस बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मान लो कहीं से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दिया है, दूसरे का पूछ रहा है, जैसे लाइट से हमको दिया है μ21 निकालना है और μ12 दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कितना हो जाएगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी उल्टा। अगर जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, इतना दिया है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब पूछ रहा है बताओ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा, 1/1.5, उल्टा रेसिप्रोकल कर देना है इसका, या तो इनवर्स कर देना है, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है वेवलेंथ के रेशियो से हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, ठीक है। अब मान लो अगर हमको फ्रीक्वेंसी दिया है, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी μ1 है और मीडियम में के अंदर जाने का दूसरी फ्रीक्वेंसी μ2 हो गई, तब निकालो। तो देखो ऐसा कभी नहीं होता, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको चाहे f1 से दिखाओ या μ1 μ2 से दिखाओ, बात वही है। फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी लाइट की मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, इसको नोट डाल के लिख सकते हो चाहो तो। फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड on frequency of light does not depend on medium, it depends on source of wave, यानी वेव को किसने बनाया। अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हमने देखा था कि जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो डिफरेंट सोर्सेज से क्रिएट होती है। जैसे मान लो अभी हमको आपको याद होगा जो विजिबल लाइट है वो किससे क्रिएट हो रही थी, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो वहां से वापस कूद के वापस आएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में आता है तो क्या कर रहा है, वो एनर्जी गेन करता है, वापस आ जाता है, एनर्जी लूज करता है। तो एनर्जी लूज करता है, वो एनर्जी किस फॉर्म में लूज हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, है ना। इसी तरह कहीं कहीं वाइब्रेशन ऑफ एटम से एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, कहीं कहीं पे ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेस हो सकती हैं। तो कौन सा सोर्स से वो वेव निकल रही है, क्या वो वेव निकल रही है इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन से, ठीक है, क्या वो वेव निकल रही है कोई एटम के वाइब्रेशन से, क्या वो कोई वेव निकल रही है डिकम्पोजिशन कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल की। तो सोर्स कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है, ना कि मीडियम पे। यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई गेम हो गई। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करता। रिफ्रैक्टिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो वो फॉर्मूला ये, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड में, साल 2017 क्वेश्चन है बोर्ड्स का,
बोला मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। तो लैम्डा 1 दिया है वेवलेंथ ऑफ लाइट 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। तो वो टाके टकरा रही है, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, वो हिट कर रही है सरफेस पे और रिफ्लेक्ट कर रही है किसी वाटर मीडियम में, ठीक है। वाटर सरफेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33, तो म्यू दिया है आपको 1.33, म्यू टू 1, ठीक है 1.33। फाइंड द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसकी हमको निकालना है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है, तो लैम्डा न्यू एंड वी। चलो स्टार्ट करते हैं विद पहला। तो हमको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है पहला वेवलेंथ, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, म्यू टू 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हमने 2 को माना वाटर, 1 माना एयर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.33, ठीक है। किसी बराबर होता है लैम्डा 1, लाइट पहले मीडियम में कितनी है और उसकी वेवलेंथ कितनी है सेकंड मीडियम में। तो यहाँ से म्यू 1 तो दिया है क्वेश्चन में 1.33 यानी 5/3 5 नहीं 4/3 4/3 3, हाँ ठीक है। सो इसको 1/33 को हम 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/33 को 4/3 लिख सकते हैं, एक्चुअली में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो 4/33, ठीक है, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस किया 1 पॉइंट डाला 0, 3 3 ज़ा 9 माइनस किया फिर 1 फिर पॉइंट डाला 0, 3 3 ज़ा 9। तो इस बताइए कि अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा, ठीक है। तो 1.33 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे लैम्डा 1 कितना दिया क्वेश्चन में 589 नैनोमीटर, ठीक है। डिवाइड बाय लैम्डा 2 निकालना है ना, क्योंकि बोला है वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। तो रिफ्रैक्टेड लाइट कौन सी हुई, जो सेकंड मीडियम में होगी, ठीक है, जो सेकंड मीडियम में होगी, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में दिया है, तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में 4 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 589 सॉरी 589, ठीक है, नैनोमीटर में हमारा आंसर है। यहाँ 4 इंटू में दे जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो 4 और 589 को डिवाइड कर लेते हैं, 589 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस किया 1 8 नीचे आया 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 9 नीचे आया 4 7 ज़ा 28 माइनस किया तो 1 पॉइंट डाला 0 हो गया, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 4 5 ज़ा तो 4 147.25 यार 3 इंटू 147.25, ठीक है। ये 589 को 4 से डिवाइड किया तो इतना है 147, 589 को 4 से डिवाइड किया। अब आगे इसको हमने इंटू करना है 3 से ना, तो यार इंटू भी तो है, ये 3 इंटू भी है तो 3 से इंटू करेंगे, तो अगेन 147.25 इंटू 3 3 5 15 5 1 के लिए 3 2 6 7.3 देख सकते हो, 15 5 1 के लिए 3 2 6 हाँ सही, तो 3 7 सॉरी 21 1 2 कैरी 3 4 12 13 14 4 1 के लिए 3 1 3 4 441.75, आंसर आ रहा है लगभग 442 नैनोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स इतना आ रहा है, ठीक है, सही है ना। 7 21 1 2 4 और 2, ठीक है, सही सही, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लोग का वेवलेंथ, पहला पार्ट तो हो गया, ठीक है, सिंपल था। दूसरा पार्ट बोला है फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, फ्रीक्वेंसी जो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो हमने कई बार पढ़ा है, क्लास 11 में क्लास 12 में भी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाई लैम्डा, ठीक है, सी बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन आपका वेवलेंथ कितना है उसका, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, सी कितना है स्पीड ऑफ लाइट, किस में बोल रहा है देखो, द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर यानी 1 मीडियम के लिए ना, ठीक है, 1 मीडियम की एक्चुअली देखो अगर ये हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी 1 मीडियम की आएगी, अगर हम डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेवलेंथ 1 तो आएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले निकाले तो आगे समझाते हैं। तो कितना हो जाएगा सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। अब देखो यहाँ पे दूसरे मीडियम में हमको स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया है तो हम इसलिए पहले मीडियम में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सॉरी वेवलेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में 589, तो जाएगा 589, ठीक है, नैनोमीटर, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 6 इंटू 10 की पावर 8
चाहे 589, चलो करते ही 300, इसको कम करते हैं, लिख सकते 300 इंटू 10⁻6/589, ठीक है। तो 300 डिवाइड बाय 589, 589 पॉइंट डाला, 0 हो गया, 589 6 589 6 6 9 45 54 45 कैरी 8 5 48 355 1 कैरी 5 5 5 30 35। सो ये ज़्यादा हो गया, 5 तो आएगा 0.50, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 589, 5 5 9 45, 5 4 कैरी 5 8 44 4 कैरी 5 5 25 29 2945, ठीक है। 2945 माइनस करेंगे तो ये तो 45 3000, ये तो एक चला गया, 945 एंड देन 55, ठीक है। पॉइंट डाला है, 0 लग जाएगा, ठीक है। अभी भी छोटा है, सो इधर 0 लगाया, 0.509 के आसपास आएगा, ठीक है। 509 क्योंकि यहाँ 0 बन जाएगा तो 9 के आसपास में होगा, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 509 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 589, 0.509 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स। अब यहाँ पे देखो 0.509, इसको हम लिख सकते हैं 0.59, राउंड ऑफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। और 10⁻6 क्या होता है, याद होगा, 10⁻3 होता है किलो, 10⁻6 होता है मेगा, 10⁻9 होता है गीगा, तो जाएगा मेगा, ठीक है। तो आगे अब देखो ये कौन से मीडियम के लिए ये फ्रीक्वेंसी आई है फर्स्ट मीडियम के लिए, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 का हमको पता होता है, क्योंकि मीडियम 1 कौन सा था, एयर था, और एयर की स्पीड ऑफ लाइट आपको बताया था, याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पूछता है। तो स्पीड ऑफ लाइट देखो हमको याद था एयर के लिए, और एयर के लिए वेवलेंथ भी दिया था तो हमने निकाल लिया। अब देखो अगर हमको निकालना है सेकंड फ्रीक्वेंसी सेकंड मीडियम के लिए, सेकंड मीडियम का ये वेवलेंथ तो हम निकाल चुके हैं, मगर स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम का निकाल अभी दिया नहीं हम क्वेश्चन में, सेकंड मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है, तुम कैसे निकालेंगे। तो इसलिए हमने क्या, कि देखो हमको पता है ना, तो फ्रीक्वेंसी होता है ν1 ν2 सेम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, हमने बताया था सोर्स पे। तो हर मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम, चाहे कोई भी लाइट हो किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा। तो जितना ν1 है उतना ही ν2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ν2 हो जाएगा, समझ में। तो जितना फ्रीक्वेंसी 1 मीडियम के लिए होगा उतने 2 मीडियम के फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, ना कि मीडियम पे। तो यहाँ पे सोर्स, इस वेव जो लाइट यहाँ से आ रही है उसका सोर्स तो सेम ही है, क्योंकि वही लाइट तो बेंड की है, तो ये और ये लाइट सेम ही है और उनका सोर्स भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। अब लास्ट बोल रहा है स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, तो देखो μ21 जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 निकालना है, तो देखो μ21, तो यहाँ से इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, v2 कितना हो जाएगा, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना होता है, एयर, मीडियम में क्या दिया, एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो एयर की स्पीड लाइट आपको पता ही है। तो μ12 इधर देखो ये ऊपर आ गया तो ये डिवाइड में जाएगा, तो μ21 कितना है, रिफ्लेक्टेड ऑफ मीडियम 2 4/3, ये डिवाइड में 4 आ जाएगा, ऊपर जाके 3 × हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 × 10⁸ डिवाइड बाय 4, तो 4 1 4 4 2 8 0.1 4 2 8 एंड देन 2 4 5 20, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ये आ गया, ठीक है। फॉर्मूला इससे कुछ नहीं, नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा थ्योरेटिकल था उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और 2013 में पूछा गया है। व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है यानी सिंगल कलर की लाइट है, ठीक है। तो वो आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो देखो हमने बताया था कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जैसे मान लो लाइट आई, ठीक है, जैसे मान लो ये आप तालाब है, ठीक है। तो अगर आप अपने चेहरा देखते हैं, जैसे ये आपका चेहरा है, आप देखेंगे पानी में तो कुछ मतलब आपको उसमें आपको थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखता है, कुछ लाइट आपके अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई आदमी नीचे है यहाँ पे तो उसको भी आपको चेहरा दिखेगा और आपको भी आपका चेहरा दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो लाइट है कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपको दिख रही है, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नीचे खड़े हुए जो नीचे आदमी तैर रहा है उसको दिख रही है। तो मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना। तो यहाँ पे दोनों हो रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तो बराबर होगा मगर रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मतलब एक लाइट आ रही है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है थोड़ी देर के लिए उसको हम डॉटेड से बना देते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत थोड़ा कुछ ही अमाउंट ऑफ लाइट होगी। ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो आगे बोल रहा है इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी जो है ये रिफ्लेक्टेड लाइट की, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट की, और फ्रीक्वेंसी जो है रिफ्लेक्टेड लाइट की सेम होगी इंसिडेंट लाइट से। तो ये इंसिडेंट लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट की बराबर होगी। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है क्या रिफ्लेक्टेड लाइट है ना और रिफ्लेक्टेड लाइट, एक को स्मॉल, एक को ऐसे आर से दिखा रहे हैं, एक को गामा टाइप से दिखा रहे हैं। ठीक है। क्या ये इंसिडेंट लाइट की बराबर होगी, तीनों क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है। और रीजन बताना है, गिव रीजन। ठीक है। तो ऐसा होगा। तो ये बताओ क्या इन तीनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि नहीं होगी। सॉरी ये तो वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है। या तो एफ लिख दो, वेवलेंथ हो गया। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तीनों लाइट की सेम होगी कि नहीं होगी। तो देखो क्वेश्चन में आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लाइट किस सोर्स से आ रही है, लेट्स से ये सोर्स है एस। ठीक है। और ये लाइट भी किस सोर्स से आई है, ये आई इस लाइट से रिफ्लेक्ट हुई, यानी ये लाइट भी इसी लाइट का पार्ट है एंड इसका भी सोर्स यही है। ठीक है। एंड ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसका भी सोर्स कौन है, यही है, बिकॉज ये इंसिडेंट लाइट का ही पार्ट है, ये भी इंसिडेंट लाइट का ही पार्ट है, यानी तीनों लाइट एक ही सोर्स का पार्ट है, यानी इन सबका सोर्स सेम है। तो फ्रीक्वेंसी जो एक सोर्स की लाइट होती है जिसका सोर्स सेम होता है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, देखो क्या, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजन, रीजन बता के, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द लाइट्स, यानी ऑल द लाइट्स मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड इंसिडेंट। ठीक है। तीनों लाइट की बात हो रही, इज सेम, ये सेम है, बिकॉज क्यों सेम है, द सोर्स फॉर ईच ऑफ देम आर सेम, जो सोर्स है इन तीनों के लिए क्या है, सेम है। एंड सेम सोर्सेज मतलब लाइट फ्रॉम द सेम सोर्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स एंड नॉट ऑन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है तीनों लाइट की वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो एक ही सोर्स से निकली है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा बेसिक्स है, तो बेसिक्स आपको याद रखना है, समझना क्वेश्चन को, सिर्फ करना है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब। ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता है क्या है कि लेट्स से हमारे पास कोई ग्लास है, कौन सा है, ग्लास स्लैब। ठीक है। उसमें कोई लाइट आ रही है। ठीक है। लाइट आई और वो बेंड की। ठीक है। एक सरफेस दूसरे सरफेस से और यहाँ से बेंड करके निकल गई वापस से। ठीक है। तो देखो ये हमारा देखने को मिलता है ग्लास स्लैब में। तो ग्लास स्लैब में जो सरफेस है ए बी और जो सरफेस है सी डी। ठीक है। दो सरफेस पे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो इससे रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट बोथ सरफेस ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी पे हो रहा है। ए बी में कहाँ से हो रहा है, एयर से, एयर से जब लाइट ग्लास में जा रही है, जब ये लाइट एयर से ग्लास में, देखो ये ग्लास स्लैब, यहाँ पे एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है, तो जब एयर से ग्लास में जा रही है तो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है वो, क्योंकि रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट थोड़ा सा बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ ना। तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइट बेंड कर रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के पर्पज से, इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मतलब कि बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास स्लैब क्या है। ड्राइंग पूछ सकता है कि ड्राइंग कैसे होती है, लेटरल डिस्पर्शन क्या होता है, और ग्लास स्लैब में कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन होता है, तो छोटी छोटी पूछेगा, मतलब ये डिटेल में नहीं पूछते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखने के पर्पज से बता रहे कि थोड़ा पता हो कि क्या होता है। ठीक है। तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस कॉमन सा है, बुक में आपके सही से लिखा है तो उसको देख के समझ सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पे क्या है, लाइट आई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है। और ये इमर्जेंट रे है, ग्लास स्लैब से इमर्ज हो रही है, बाहर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्ट हुई है। अब रिफ्लेक्टेड रे अगेन, ये अगेन रिफ्लेक्ट करती है एट सरफेस, कौन सी सरफेस करेगी, सी डी पे, ये सी डी पे दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी।
है ना, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये इमर्जेंट एंगल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम होगा, और रिफ्लेक्शन एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होगा, ठीक है, ये हमेशा होता है, ट्रू फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अलग बात है अगर यहाँ पे इसको पानी में डाल देंगे तो मीडियम चेंज हो जाएगा, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। अगर मीडियम सेम है, एयर ग्लास एयर, तो ये हमेशा सेम रहेंगे। कौन कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों सरफेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम नोटिस करें तो जो इंसिडेंट लाइट थी, ग्लास स्लैब अगर नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चली जाती, ठीक है। अभी लाइट ग्लास स्लैब हुआ, सीधी से लाइट शिफ्ट हो गई, देखो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, और इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब शिफ्ट होना, डिस्पर्स होना, अलग हटना। कहाँ से? लाइट अपने रास्ते से हट के थोड़ा सा दूसरी तरफ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वहाँ पे उसके पार्टिकल्स थोड़े डेंस होते हैं, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देते हैं, ठीक है। तो जब लाइट आएगी, देखो जब लाइट आती है तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ, तो यहाँ डेंस पार्टिकल होते हैं, तो उस लाइट की थोड़ा सा बेंड करते रहते हैं, ठीक है, लाइट को बेंड करते हैं, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो जैसे लाइट क्या है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और इस बेंड की वजह से क्या होता है, हमको ये डिस्पर्शन शो होता है, ठीक है। तो लेटरल डिस्पर्शन क्या होता है? लेटरल डिस्पर्शन क्या होता है? इट इज द पैरेलल शिफ्ट ऑफ इमर्जेंट रे ऑन कमिंग आउट ऑफ ग्लास स्लैब फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड लेटरल डिस्पर्शन, ठीक है। तो लेटरल डिस्पर्शन क्या होता है कि जो लाइट है, इमर्जिंग लाइट, उसका अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से हट जाना, कुछ पैरेलल शिफ्ट कर जाना, ठीक है, ग्लास स्लैब की होने की वजह से, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्पर्शन, ठीक है। तो यही था रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो बहुत ज़्यादा इससे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, बस इतना बेसिक काफ़ी है। तो उसके बाद जो अगला टर्म है वो है अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ क्या होता है? देखो जब भी हम एक डेंसर मीडियम में, लेट्स से वाटर में, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, और उसको एयर से देखेंगे, रेयर मीडियम से, जैसे मान लो फिश, जो फिश होती है बाउल में, ठीक है, जो फिश होती है बाउल में, ठीक है, तो क्या दिखती है? हमको दिखती है काफ़ी क्लोज, जैसे अगर ऊपर से देखोगे तो हमको क्लोज दिखेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू ओरिजिनल पोजिशन। मान लो अगर होगी यहाँ पे फिश, अगर होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिश है, तो ये हमको थोड़ा ऊपर दिखेगी, इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन, और ये है अपेरेंट जो हमको दिख रही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब लाइट, देखो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी, देखो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, ठीक है, तो हल्का सा, देखो जाना चाहिए तो उसको ऐसे जाना चाहिए ऐसे, मगर वो हल्का सा बेंड कर जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। एंड अगेन दूसरी लाइट जब निकल रही है वो भी क्या होगी? वो बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब बेंड करेगी तो हम लोग यहाँ के इसको दिखेगी, तो लाइट जब हम आगे ड्रॉ करेंगे तो लाइट कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? वहीं हमको इमेज दिखेगा, देखो यहाँ पे लाइट इंटरसेक्ट करी है, ठीक है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो दिख रहा है यहाँ पे, तो देखो इससे कुछ ना कुछ पोजीशन हल्का सा ऊपर हो गया। तो ये किस लिए होता है? ड्यू टू फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि लाइट जो निकलती है वो बेंड कर जाती है और वो दिखती है हमको, क्योंकि देखो जो लाइट जहाँ से हम लोग आएगी उसी पाथ को हम फॉरवर्ड करेंगे तो हमको ये दिखता है इमेज। हमें ये क्या होता है हमारे दिमाग में, ये हमारे दिमाग का काम होता है कि वो खुद से एक इमेजिनरी इमेज क्रिएट कर लेता है लाइट की, कि लाइट वो कहाँ से आ रही है, वहीं पर वो मान लेगा उसको एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, फिश थोड़ा सा ऊपर दिखती है हमको, क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। अंडरस्टैंड? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट kept in denser medium, kept in a denser medium, viewed from rarer medium, appears to be closer than its actual
पोजीशन दिखता है वो हमको थोड़ा सा क्लोजर उसके ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। एंड द एंड द इमेजिनरी पोजीशन इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ। और वही इमेजिनरी जो पोजीशन होती है जहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट दिखता है उसी को हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट केप्ट इन डेंसर मीडियम व्यूड फ्रॉम रेयर मीडियम, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने डेंसर मीडियम में रखा है उसको हम देख रहे हैं रेयर मीडियम से, तो क्या दिखता है, अपीयर्स टू बी क्लोजर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, तो वो हमको थोड़ा सा ऊपर दिखता है, क्लोजर दिखता है उसकी ओरिजिनल और एक्चुअल पोजीशन से। एंड द इमेजिनरी पोजीशन, और जो इमेजिनरी पोजीशन बनती है फाइनल पोजीशन जो हमको दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे, अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है। अब हमने ये नोटिस किया है कि अगर हाइट जो रियल डेप्थ है वो डी है, ठीक है, अगर रियल डेप्थ जो है कैलकुलेट करेंगे वो है डी, ठीक है। तो अपेरेंट डेप्थ जो हमने देखा है, अपेरेंट डेप्थ देखा है, कैलकुलेट किया है, ये आता है डी बाई म्यू। ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का। मान लो क्या ज़्यादा डेंस मीडियम होगा तो अपेरेंट डेप्थ उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। इसलिए म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो मान लो डेप्थ है 10 मीटर, म्यू की वैल्यू एक तरफ है 5 मीटर, एक तरफ है 2 मीटर, ठीक है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, 5 का, तो देखो ये उतने ज़्यादा क्लोजर दिखेगा। इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। देखो इसकी पोजीशन हमको लगी 5 मीटर नीचे, ये लगी हमको 2 मीटर नीचे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही हमको ऑब्जेक्ट क्लोज दिखेगा, ठीक है, उतने ऑब्जेक्ट हमको क्लोज दिखेगा। जैसे मैग्निफिकेशन ग्लास में जब आप रखते हो तो थोड़ा सा पास दिखता है ना, ऐसा क्यों, बिकॉज उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होती है, वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें शिफ्ट, एक्शन में कितना ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया है, इस शिफ्ट की बात करें, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये और क्या बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन ये, तो कितना ऊपर उठ गया है। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट इन पोजीशन कितना हमको पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, तो कितना ओरिजिनल डेप्थ है इसकी डी, ओरिजिनल कहाँ पे था डी, अपेरेंट कितना है डी बाई म्यू, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना शिफ्ट आया आ जाएगा। तो शिफ्ट जो होता है वो हो जाएगा डी माइनस डी बाई म्यू। जैसे हम शिफ्ट लिख सकते हैं डी कॉमन ले लें 1/1 माइनस म्यू, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट के लिए कभी कितना शिफ्ट हुआ, कभी क्वेश्चन पूछे डेप्थ इसके ओरिजिनल दिया है और रिफ्रैक्टिव मीडियम पर दिया है तो निकाल सकते हैं। कभी से क्वेश्चन बने नहीं है पुराने साल में, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बस जानने के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो मान लो आपकी बार हम लाइट को भेज रहे हैं डेंसर से रेयर मीडियम में, मान लो अब हम भेजे डेंसर से रेयर, हम हर बार रेयर से डेंसर में भेजते हैं, अगली बार डेंसर से रेयर में भेजेंगे, तो जब डेंसर से रेयर में लाइट जाती है तो कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। मान लो यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे आपको डेंसर से लाइट भेजनी है, डेंसर से लाइट भेजी, यहाँ चाहिए था ऐसे, ठीक है, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, मगर जाएगी कैसे, क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये बैंड कर देगा हल्का सा आगे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी एंगल थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन एंगल, देगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब मान लो हमने एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये लाइट हमने यहाँ से भेजी तो ऐसे हुई, लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंगल, तो एंगल हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये कहाँ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। फिर अगेन हम एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिए, ये लाइट का एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जिस एंगल पे, ये वो एंगल है जिस एंगल पे लाइट एकदम परपेंडिकुलर हो जाए नॉर्मल की या तो पैरेलल हो जाए सरफेस की, तो हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब मान लो हमने लाइट को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो अब देखो यहाँ आ गई, वापस से इस मीडियम के अंदर आ जाएगी, देखो लाइट पहले गई बेंड हुई, फिर हमने लाइट को बढ़ाया, देखो पहले लाइट यहाँ पे थी, यहाँ से गई ऐसे बेंड हुई, फिर लाइट को हमने से बढ़ा दिया, यहाँ से गई यहाँ बेंड हुई, फिर लाइट को हमने थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ से गई और एकदम प्लेन चली गई। तो जिस एंगल पे लाइट एकदम परपेंडिकुलर जा रही है नॉर्मल की, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, उसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, तो ये क्रिटिकल एंगल। अगर हम क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लाइट देखो अब वापस से उसी मीडियम में आ जाएगी। तो उस फिनोमिना को जहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा देते हैं लाइट का ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और लाइट क्या हो जाए वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन नहीं रहा, अभी क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। किस में होता है, जब सिर्फ और सिर्फ डेंसर से रेयर में लाइट है, रेयर से डेंसर में ये फिनोमिना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट जितना एंगल पे डालो वो लाइट देखो बेंड होगी उसी मीडियम के अंदर, उसमें भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट इज द फिनोमिना of bending back of light in
same medium when incident at an angle greater than critical angle, है ना, from denser to rarer medium। जब डेंसर से रेयर मीडियम में डालेंगे और लाइट को इंसिडेंट कराएंगे एट अ ग्रेटर एंगल देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट वापस से उसी मीडियम में ट्रैवल कर जाएगी और उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी एट क्रिटिकल एंगल, एट क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स 90 डिग्री। तो याद रखना क्रिटिकल एंगल पे जब एंगल इंसिडेंट एंगल हो IC, तब रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना हमें। अब हम बात करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, तो म्यू, देखो फॉर्मूला जो हम लोग का जनरल फॉर्मूला होता है, अभी आपको याद होगा, लाइट जब आती थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और मीडियम होता था 1 से 2 में, तब क्या होता था 1 से 2 में जब लाइट आएगी तो हम लिखते थे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता था साइन I बाय साइन R। चलो आपकी बार भी वही करते हैं, यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है, मगर आपकी बार क्या है, लाइट को इंसिडेंट कराए हैं इस तरफ से, यानी लास्ट टाइम कराए थे इंसिडेंट एंगल ये था, रिफ्लेक्शन एंगल ये था, आपकी बार उल्टा है, इंसिडेंट एंगल नीचे वाला है, रिफ्लेक्शन ऊपर वाला है। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं, इसको हम पलट देते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन उल्टा कर देंगे तो हमारा वापस से वैल्यू से बचेगी। देखो इंसिडेंट एंगल को हमको चेंज करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, म्यू, देखो म्यू 2/1 देखो उसको हो जाएगा साइन, देखो इसको एक काम करते उल्टा कर देते हैं। देखो ये एंगल है, देखो हमको निकालना है सेकंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, हमको उल्टा वही सेम चाहिए म्यू 2/1, मगर क्या है आपके पास एंगल चेंज कर दिया, तो एंगल को चेंज कर लेते हैं। देखो इसको हम पलटेंगे तो म्यू 2/1 को भी हमने इसको भी उल्टा कर दिया, ये भी कर दिया उल्टा, साइन R बाय साइन I। देखो अब साइन R बाय साइन I, देखो यानी यहाँ से जो एंगल हम रिफ्लेक्ट करें साइन R बाय साइन I जो था, तो साइन R बाय, सॉरी ये तो नॉर्मल है, साइन R बाय साइन I क्या है उल्टा हो गया, तो ये भी क्या हो गया उल्टा हो गया। अब देखो ये बन जाएगा म्यू 1/2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ उल्टा होता है ना, ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, म्यू 2/1 होता है म्यू 1 बाय म्यू 1/2, उसका उल्टा म्यू 1/2 होता है म्यू बाय 2/1। ठीक है, तो यहाँ से नया फॉर्मूला इसको लिया। देखो साइन I बाय साइन R क्या है साइन, अब इस केस में देखो रिफ्लेक्शन यानी वही है इंसिडेंट एंगल कितना है क्रिटिकल एंगल, और रिफ्लेक्शन कितने पे हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है 90 डिग्री पे, तो हो जाएगा साइन 90। ठीक है, साइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1/2 कितना हो जाएगा साइन 90 कितना होता है 1, तो हो जाएगा साइन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पे जो लाइट हम इंसिडेंट कराएंगे उस एंगल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, वही होगा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी जिस एंगल मान लो 60 डिग्री पे लाइट हम लोग को क्रिटिकल एंगल मिल रहा है, तो साइन 60 जो होगी वही क्या होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की, यानी साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इटसेल्फ। यानी जो भी क्रिटिकल एंगल वो मीडियम दे रहा है 60 डिग्री 45 डिग्री 70 डिग्री, उस एंगल का साइन कंपोनेंट जो होता है वही बताता है कि उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है, तो ये है क्यों साइन 91 हो गया, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल मिल गया। इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा थोड़ा सा। तो जैसे कि क्वेश्चन है 2016 का, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द वन सरफेस ऑफ राइट आइसोसेलेस प्रिज्म। तो ये क्या है राइट आइसोसेलेस प्रिज्म है, यानी इसका जो एंगल होगा इतना। ठीक है, इज टोटली रिफ्लेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो इसमें क्या हो रहा है टोटली रिफ्लेक्टेड, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फिगर में शो किया। ठीक है, तो बोल रहे हैं व्हाट द मिनिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी हमको निकालना है म्यू 1/2 कितना होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, हमारे केस में 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, कितना होगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये लाइट आ रही है। ठीक है, ये हिट की यहाँ पे और यहाँ से बैकग्राउंड पे कर गई, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और नॉर्मल कितना होता है परपेंडिकुलर, अगर इसको हम थोड़ा सा साइड में ले जाएं तो नॉर्मल है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45। देखो यहाँ से लाइट जो इंसिडेंट कर रही है जिस एंगल पे, ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, हमको पता है नॉर्मल का एंगल कितना होता है, नॉर्मल का एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर 45 90 में से 45 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 45 डिग्री। समझ में आया कैसे। ठीक, क्योंकि नॉर्मल जो है नॉर्मल कितना बनाते हैं एंगल 90 डिग्री। नॉर्मल क्या होती है परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 और ये 45 हो जाएगा। ये 45 है तो 45 प्लस 45 90, यानी ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना मिल गया हमको, एंगल ऑफ इंसिडेंट I इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है,
अब देखो जिस एंगल पे लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। देखो यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, सनी एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री, यानी इस एंगल पे लाइट देखो कितना मुड़ गई 90 डिग्री। देखो यहाँ पे कितना बेंड की 90 डिग्री, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, कितना मुड़ी 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री जस्ट मुड़ गई है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब आगे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है 45 डिग्री है, तो हमको पता है फॉर्मूला μ21 होता है, अगर हम बात करें μ12 होता है साइन एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो इसका उल्टा हमको निकालना है μ21, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है जो प्रिज्म में, तो μ21 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, उसका उल्टा, इसको उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो इसको हमने इन्वर्स किया 1/μ12 बिकॉज 1/sin क्रिटिकल एंगल, इसको हमने उल्टा किया तो क्या हो जाता है μ21 कितना हो जाएगा 1/sin क्रिटिकल एंगल। देखो इसको हमने रिवर्स किया, ये भी रिवर्स हो गया, तो ये कितना होता है 1/μ12 μ21 बता दे फॉर्मूला, देखो 1 क्रिटिकल एंगल, तो 1 क्रिटिकल एंगल कितना है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी 45 डिग्री पे क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था, तो μ21 हो गया 1/sin 45, तो sin 45 होता है 0 1/2 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, तो ये डिवाइड में पड़ जाएगा इंटू हो जाएगा, तो ये जाएगा √2, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो है वो कितना है √2, और √2 होता है 1.41, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.414, यानी इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.414, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे। सो बस आज के लिए इतने रखते हैं यहाँ पे, जो इससे आगे जितने भी चीज़ें हैं चाहे वो आपका, क्योंकि एप्लीकेशन से रिलेट है इस बार रिड्यूस इसका एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, यानी अगर हम बात करें मिराज इफेक्ट की, या हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, या कोई भी और एप्लीकेशन होता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो इस बार रिड्यूस है सिलेबस से। तो इतना क्या बोलते हैं, इतने में ही हमारा रिफ्लेक्शन मतलब खत्म नहीं होता, रिफ्लेक्शन तो आगे भी है हम लोग का, आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कैसे ऑप्टिकल डिवाइसेस बचाए, तो जो लेंस का जितने भी पोर्शन है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन का जो थोड़ा मतलब मेजर पार्ट था हमने यहीं तक कवर किया, ठीक है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी देखें जो एग्जाम में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट होता है कि वो क्वेश्चन, ठीक है। सो बस आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।